दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी पटना। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करेंगी। 2000 किसान सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर में मत्था टेकने भी जाएंगे। इसके अलावा उनके मोतिहारी और गया जाने का भी है कार्यक्रम। राष्ट्रपति कल मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। बिहार दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग। साथ ही महाबोधि मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। चुनावी राज्यों में बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से करेंगे रणनीति पर चर्चा। जेपी नड्डा कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नड्डा शाम को अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों को लेकर करेंगे चर्चा। साथ ही नड्डा संगठनात्मक विभिन्न बैठकों में भी लेंगे भाग। इससे पहले जेपी नड्डा ने सोमवार को किया था राजस्थान का दौरा। इससे पहले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की हुई बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर किया गया मंथन। कांग्रेस पार्टी आज कर सकती है राजस्थान में प्रत्याशियों की घोषणा। नए और युवा चेहरों को मिल सकता है मौका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रचार के पहले दिन मुलुगु और भूपालपल्ली इलाके में महिलाओं के एक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। बैठक में 106 सीटों पे सर्वसम्मत नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। नई दिल्ली में जारी सेना कमांडर्स सम्मेलन का आज तीसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में लेंगे भाग। सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर हो रहा है मंथन। रक्षा सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर एक संभाषण देंगे। 16 अक्टूबर को शुरू हुई यह सेना कमांडर्स का सम्मेलन 20 अक्टूबर तक चलेगा। यह शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। कमांडर सम्मेलन शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। विदेश मंत्री ने कल भारतीय समुदाय को किया संबोधित। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिल रही है मजबूती, जिसके कारण दोनों देश विकास की राह पर हैं। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि G20 के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और आम सहमति बनाने की हमारी क्षमता की दुनिया भर में सराहना हुई है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। वी मुरलीधरन ओमान सरकार के साथ द्विपक्षीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वी मुरलीधरन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि वे ओमानी नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा और विविध भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन की प्रगति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष प्रयासों की रूपरेखा को तैयारी को लेकर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 और L1 आदित्य मिशन की सफलता को देखते हुए साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और साल 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी करने का लक्ष्य दिया। दिल्ली की साकेत कोर्ट 15 साल बाद आज पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सुनाएगी फैसला। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत लगाए गए थे आरोप। सौम्या विश्वनाथन की साल 2008 में साउथ दिल्ली में देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह साउथ दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर अपनी कार में मृत पाई गई थी। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज। नवरात्रि के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की जाती है पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही भक्तजनों का लगा तांता। नवरात्र के चौथे दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आरती की गई। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे मंदिर। नवरात्रि उत्सव के अवसर पर राजकोट में गरबा नाइट्स का किया गया आयोजन। महिलाओं ने मोटरसाइकिल्स और कारों पर हाथों में तलवार लेकर गरबा किया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ जम्मू के पीआरओ ने बताया कि मंगलवार को पाक रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों पर अकारण गोलीबारी की। बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ पीआरओ ने बताया कि गोलीबारी के दौरान बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को अयोध्या का करेंगे दौरा। जनवरी में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च 2017-2023 की तुलना में 2024-2030 के बीच दोगुना होकर 143 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा, जबकि 2017 और 2023 के बीच 67 लाख करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के शीर्ष 10 आयात भागीदारों में से केवल रूस और हांगकांग से आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। कमजोर मांग और जींस की कीमतों में गिरावट के कारण देश के कुल आयात में 12.2% की गिरावट आई है। जीएसटी अधिकारियों ने करीब 1000 बहुराष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयों को कर नोटिस भेजा है। जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों को अपने विदेशी प्रमोटर्स द्वारा विदेशी अधिकारियों को किए गए वेतन भत्तों के भुगतान पर 18% की दर से कर चुकाने के लिए कहा है। वर्ल्ड स्टील का कहना है कि भारत में इस्पात की मांग के 2023 में 1.8% की समग्र वैश्विक वृद्धि के मुकाबले 8.6% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। वर्ल्ड स्टील के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च ब्याज दर के दबाव के बावजूद स्थिर बनी हुई है और इस्पात की मांग के कारण इसकी उच्च वृद्धि गति जारी रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि दोनों बैंकों पर जुर्माना कुछ नियामक मानदंडों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। इस त्योहारी सीजन बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले आकर्षक रिवॉर्ड पॉइंट, इंस्टेंट कैशबैक और एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंज पर पहुंच व कम लागत पर विदेशी छुट्टियों जैसे विभिन्न लाभों को लेकर बैंकों द्वारा कटौती की गई है। डब्ल्यूटीओ की बैठक में अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका ने कहा कि भारत के इस फैसले से इन उत्पादों के व्यापार पर असर पड़ेगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में।
रेटिंग एजेंसी इकरा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों का पूंजीगत व्यय 29% बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से राज्यों का ऋण स्तर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मुकाबले बढ़कर 30% हो जाएगा, जो 2022-23 में 28.9% था। घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने कहा है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मांग में तेजी बरकरार रहने के बीच कंपनी अपने एसयूवी मॉडल्स को लगातार उन्नत करने की योजना पर काम कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 180 करोड़ रुपए का सावधि ऋण मंजूर कर दिया है। कंपनी पंजाब में इथेनॉल सुविधा स्थापित करने के लिए इस राशि का इस्तेमाल करेगी। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर को 320.60 करोड़ रुपए का माल एवं सेवा कर भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दिवाली बोनस का ऐलान किया है। अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और नॉन गेजेटेड ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ दिवाली बोनस को मंजूरी दी गई है। गजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों ने अस्पताल में शरण ले रखी है। इजराइल और फिलिस्तीनी ने एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा कि अस्पताल में कई स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद भी जिम्मेदार है। इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ ने कहा कि उस विस्फोट में उसकी कोई भागीदारी नहीं है जिसमें गजा सिटी अस्पताल में सैकड़ों लोग मारे गए। उसने कहा कि यह विस्फोट फिलिस्तीनी रॉकेट की गलत फायरिंग का नतीजा था। इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने अस्पताल पर रॉकेट हमले के लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह को ठहराया जिम्मेदार। गजा में अस्पताल पर हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दुख जताया है। बाइडेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वे गजा के अल अली अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसके कारण जान माल की भयानक क्षति से दुखी हैं। बाइडेन ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ था। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा है। बाइडेन ने अपने संदेश में त्रासदी में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। गजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन में होने वाले अरब नेताओं के साथ बाइडेन के शिखर सम्मेलन को भी रद्द कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि गजा पट्टी एक अस्पताल पर हुआ घातक हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसे इसका जवाब देना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने गजा में अल अली अरब अस्पताल पर हुए इजरायली हमले के हवाई हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, WHO उत्तरी गजा में अल अली अरब अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। मिस्र ने गजा में अल अली अरब अस्पताल पर हमले की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताया है। मिस्र ने विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शरणार्थी शिविरों पर जानबूझकर किया गया यह हमला बुनियादी मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज इजराइल गजा संघर्ष पर मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ब्राजील के एक प्रस्ताव पर मतदान होगा जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की अपील की गई है। राजनयिकों ने बताया कि इस मतदान के बाद संयुक्त अरब अमीरात और रूस के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद में गजा अस्पताल में हुए हमले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यूएई और रूस ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर लगा रहा है ठिकाने। पश्चिमी देशों के नेता लगातार इजराइल का दौरा कर उसे अपना समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज दोपहर में पहुंचेंगे इजराइल। बाइडेन का शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलने का है कार्यक्रम।
जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी मंगलवार को इजरायल के दौरे पर पहुंचे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करके अपने देश का समर्थन दोहराया। साथ ही साथ उन्होंने उन देशों को इशारों में चेतावनी दी जो कि इस संघर्ष में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समर्थन के लिए जर्मनी के चांसलर का आभार जताया। साथ ही उन्होंने गजा में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी हमास के कंधों पर बताई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। राष्ट्रपति हर्जोग ने इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जर्मनी चांसलर का आभार जताया। साथ ही हमास द्वारा बंधक बनाए गए जर्मन नागरिकों के लिए चिंता भी जताई। हमास द्वारा बंधक बनाए गए जर्मनी के नागरिकों के रिश्तेदारों ने चांसलर स्कोल्स से मुलाकात की। स्कोल्स से मुलाकात के बाद उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने को कहा। अमेरिका ने लेबनान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष का दायरा बढ़ा। लेबनान और इजरायल की सीमा पर झड़पें जारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को के हितों को दबाया नहीं जा सकता और अमेरिकी राजनेताओं को दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। पुतिन की ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणियों के बाद आई है। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया कि इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के 5 सैनिक मारे गए। इस बीच लेबनान से दागी गई मिसाइलें उत्तरी इजरायल के मेटुला में गिरी और 3 लोग घायल हो गए। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 12वां दिन है। अभी तक दोनों तरफ से 4100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने खिताब की दावेदार दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से मात दी। नीदरलैंड्स ने बारिश के कारण बाधित मैच में दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 43 ओवर में 246 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी 207 रन पर सिमट गई। वनडे विश्व कप में आज चेन्नई में अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड के साथ होगा। अफगानिस्तान की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। न्यूजीलैंड की कमान एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लॉथम के हाथ में होगी क्योंकि नियमित कप्तान केन विलियमसन बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण कुछ मैचों से बाहर है। क्रिकेट श्रीलंका ने धनुष्का गुणतिलका पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इस क्रिकेटर पर ऑस्ट्रेलिया में लगे थे यौन उत्पीड़न के आरोप। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आपने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आईओसी के 141वां सत्र का मंगलवार को समापन हो गया है। सत्र के अंतिम दिन 8 नए सदस्यों का चयन हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की संख्या 107 हो गई है। पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। सिंधु ने स्कॉटलैंड की किस्ट्री गिलमोर को 21-14, 18-21, 21-10 से हराने में सफलता पाई। इंग्लैंड ने यूरो 2024 के लिए किया क्वालिफाई। इटली को 3-1 से दी मात। जीत में चमके हैरी केन और मार्कस रैशफोर्ड। हैरी केन ने खेल के 32वें और 77वें मिनट में किया गोल। इंग्लैंड के लिए केन द्वारा गोल करने की संख्या पहुंची 60। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेनमार्क ने यूरो क्वालिफाइंग में सैन मैरिनो को 2-1 से हराया। डेनमार्क की टीम को 2020 के यूरो कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली थी हार। स्लोवेनिया की टीम ने उत्तरी आयरलैंड को 1-0 से हराया। स्लोवेनिया की ओर से केरिन ने गोल किया। यूवेंटस के मिडफील्डर निकोलो फैगियोली को इटली फुटबॉल फेडरेशन ने 7 महीने के लिए किया प्रतिबंधित। बेटिंग नियमों की अनदेखी के चलते लगा प्रतिबंध।
फ्रांस और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया दोस्ताना मुकाबला रहा फ्रांस के नाम। टीम ने 4-1 से स्कॉटलैंड को दी मात। ब्रिटेन के कैमरन नूरी जापान ओपन से हुए बाहर। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के हाथों मिली हार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। साल 2021 के लिए प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में 31 फीचर फिल्म श्रेणी में और 24 पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नाम्बी फैक्ट के लिए निर्माता वर्गीस मुलन और अभिनेता निर्देशक आर माधवन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि आरआरआर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सैनन को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। एक्शन ड्रामा फिल्म लियो 19 अक्टूबर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस बीच फिल्म ने साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जवान को पहले दिन की एडवांस बुकिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हैदराबाद की एक सिटी सिविल कोर्ट ने तेलुगु में फिल्म लियो के शीर्षक को लेकर दायर याचिका पर 20 अक्टूबर तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। भारतीय अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी इंटरनेशनल डेब्यू करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री सच इज लाइफ नाम की फिल्म में नजर आने वाली है। बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट के ग्रैंड फिनाले के मौके पर आज फिल्म द आर्चीज का पहला गाना रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म गडकरी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ट्रेलर रिलीज किया गया। करीना कपूर की फिल्म द बकिंघम मर्डर्स का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म के साथ करीना हिंदी सिनेमा में बतौर निर्माता डेब्यू करने जा रही हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह में देश की विविधता में एकता की मिसाल देखने को मिली है। करीब 40 करोड़ की लागत से बनी मल्टी स्टारर फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को फ्लॉप होता माना जा रहा है। फिल्म अपनी रिलीज के पहले दिन से ही टिकट खिड़की पर दर्शकों के लिए तरस रही है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल ने मनोरंजन चैनलों से टेलीविजन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का चित्रण करते समय दोनों समुदायों के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता वरुण मित्रा की आने वाली फिल्म तेजस का गाना जानता रिलीज हो गया है। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।